हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पावर शेयरिंग पार्ट 3। पावर शेयरिंग पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बेल्जियम और श्रीलंका के डाइवर्सिटीज़ के बारे में बात की थी। पावर शेयरिंग पार्ट 3 में हम मेनली डिस्कस करेंगे कि बेल्जियन गवर्नमेंट और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या-क्या मेजर्स लिया अपने अपने डाइवर्सिटीज़ के साथ डील करने के लिए और उन मेजर्स के आउटकम्स क्या आए। चलिए हम देखते हैं कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने श्रीलंका के डाइवर्सिटीज के साथ डील करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स लिया। पहले तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर्स लिया सिंघाला सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करने के लिए। अब ये मेजॉरिटेरियनिज्म का क्या मतलब है? मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब ऐसा है कि कंट्री के मेजॉरिटी कम्युनिटी कंट्री को किसी भी वे से रूल कर सकते हैं और उसके लिए उन लोगों को अगर माइनॉरिटीज के विशेस को डिसरिगार्ड करना पड़े तो भी वो लोग कर सकते हैं। तो इस टाइप के मेजर्स जो है एक के बाद एक श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लिया और फर्स्ट मेजर जो लिया मेजॉरिटेरियन मेजर वो क्या था कि एन एक्ट वाज पास्ड इन 1956 टू रिकॉग्नाइज सिंघाला एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। तो सिंघाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया। सेकेंड, they favored Sinhala applicants for university positions and government jobs। तो गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए सिंघाला एप्लीकेंट्स को हमेशा प्रेफरेंस दिया गया। और थर्डली, श्रीलंका ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जिस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट और फोस्टर करने के लिए पॉलिसीज ली गई। ओके, अभी मेजॉरिटेरियन मेजर्स लेने के बाद श्रीलंका में आउटकम्स क्या दिखाई दिया, क्या रिजल्ट्स आया, वो भी हम देखते हैं। तो मेजॉरिटेरियन मेजर्स लिया गया तो ऑब्वियसली माइनॉरिटी कम्युनिटी जो भी होंगे वो लोग नाराज होंगे। तो फर्स्ट आउटकम जो दिखाई दिया, देयर वाज एन इंक्रीज्ड फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स को ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने डिसरिगार्ड किया है, उन लोगों के इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखा है। दूसरी बात कि सिंघाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स के बीच जो गैप था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़े वैसे वैसे ये दोनों कम्युनिटीज के बीच जो है और भी ज़्यादा रिलेशनशिप सौर होने लगे। तीसरी बात क्या है कि श्रीलंकन तमिल्स ने पार्टीज लॉन्च किया, स्ट्रगल किया ताकि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से रिकॉग्नाइज करवा पाए वो लोग। इवन वो लोगों ने रीजनल ऑटोनॉमी भी मांगा। जैसे हमने हमारे लास्ट वीडियो में श्रीलंका के मैप में देखा था कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट श्रीलंका के वो श्रीलंकन तमिल ने इनहैबिट किया है। तो इन पार्ट्स में उन लोगों को रीजनल ऑटोनॉमी मिले, उसके लिए भी उन्होंने स्ट्रगल किया। और साथ साथ वो लोग वो भी चाहते थे कि अपॉर्चुनिटीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और एजुकेशन और जॉब्स में उन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। उसके साथ साथ their demands for more autonomy to provinces populated by Tamils was repeatedly denied। अभी जो भी वो लोग डिमांड कर रख रहे थे रीजनल ऑटोनॉमी के लिए, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उन लोगों को बार बार डिनाई किया रीजनल ऑटोनॉमी देने से। नेक्स्ट, श्रीलंकन तमिल्स ने पार्टीज लॉन्च किए, स्ट्रगल्स लॉन्च किए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी उन लोगों ने फॉर्म किए ताकि वो लोग सेपरेट तमिल इलम मीन्स सेपरेट तमिल स्टेट डिमांड कर सके। और ये दोनों कम्युनिटीज के बीच जो डिस्ट्रस्ट था वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट में बदल गया और बहुत जल्दी ही एक सिविल वॉर में बदल गया। सिविल वॉर का मतलब क्या है पता है आप लोगों को? कि जब एक ही कंट्री के लोग अलग अलग कम्युनिटीज आपस में लड़ते हैं और बहुत इंटेंस कन्फ्लिक्ट होते हैं कम्युनिटीज के बीच, तो उसको बोला जाता है सिविल वॉर। तो यहाँ श्रीलंका में ऐसा कंडीशन था कि श्रीलंकन तमिल्स एंड श्रीलंकन सिंघाला स्पीकर्स इस तरह से लड़ रहे थे कि एक सिविल वॉर जैसा सिचुएशन हुआ, जिसकी वजह से श्रीलंका के सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ में बहुत बड़ा सेटबैक आए। श्रीलंका के गवर्नमेंट के स्टेप्स और उन स्टेप्स के आउटकम्स जानने के बाद हम अभी देखते हैं कि बेल्जियन गवर्नमेंट ने अपनी डाइवर्सिटीज को मतलब अपने कंट्री के डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया और उन सारे स्टेप्स के रिजल्ट्स क्या आए। फर्स्ट स्टेप जो बेल्जियन गवर्नमेंट ने लिया वो बहुत ही एकोमोडेटिव रहा। बेल्जियन गवर्नमेंट ने रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज किया। उन लोगों ने समझा कि कोई भी कंट्री में रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज रहेंगे और रहना चाहिए और उसको एकोमोडेट करना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, बेल्जियन गवर्नमेंट ने
अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया बिटवीन 1973 एंड 1990 टू अलाउ एवरीवन टू लिव टुगेदर, ताकि हर एक कम्युनिटी एक दूसरे के साथ बहुत पीसफुली रह पाए, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया। नेक्स्ट, ये एक पावर शेयरिंग मेजर ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों कम्युनिटीज से इक्वल नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स लिए गए। फोर्थ मेजर ऐसा था कि स्टेट गवर्नमेंट्स को और भी ज़्यादा पावर्स दिया गया अपने अपने रीजन्स में, और उन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं कंसिडर किया गया। मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं माना जाता है। नेक्स्ट मेजर क्या था कि एक बहुत यूनिक टाइप के गवर्नमेंट है, वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट एक्चुअली हर एक कम्युनिटी के लिए अलग अलग होता है। तो उसका मतलब क्या है कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए भी कम्युनिटी गवर्नमेंट है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए भी है, और इवन जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए भी कम्युनिटी गवर्नमेंट है। देयर आर सेवरल कम्युनिटी गवर्नमेंट्स इन बेल्जियम, और ये गवर्नमेंट्स अपने अपने कम्युनिटी के कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है ब्राजील्स की गवर्नमेंट। ब्राजील्स जो है वो कैपिटल सिटी है, उसका एक सेपरेट गवर्नमेंट है, और हम देखते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है उसमें भी डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। तो ऑब्वियसली ये सारे मेजर्स जो है वो बहुत ही एकोमोडेटिव मेजर्स हैं, और गवर्नमेंट ने जिस तरह से समझा है कि बेल्जियम में जो भी डाइवर्सिटीज़ है उसको एकोमोडेट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मेजॉरिटी कम्युनिटी कभी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेंस इस्टेब्लिश नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका आउटकम जो है वो बहुत खराब भी हो सकता है। तो बेल्जियन गवर्नमेंट ने वो समझा। After discussing the measures taken by the Belgian government to accommodate diversities, let us come to the outcomes. The first major outcome that the country had was it helped to avoid civil strife between the two major communities. अभी आपको याद है बेल्जियम में कौन से दो मेजर लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज थे? डच स्पीकर्स एंड फ्रेंच स्पीकर्स। तो ये दोनों कम्युनिटीज में कभी भी सिविल स्ट्राइफ नहीं आया। भले वो दोनों कम्युनिटीज के बीच टेंशन जरूर था, लेकिन श्रीलंका जैसे सिविल वॉर लाइक सिचुएशन कभी भी बेल्जियम को फेस नहीं करना पड़ा। दूसरी बात है कि इन पॉलिसीज ने लिंग्विस्टिक लाइन से कंट्री को डिवाइड होने से बचा लिया, कि लैंग्वेज के बेस पर कंट्री को डिवाइड नहीं होना पड़ा, और ये बहुत बड़ा आउटकम है। Thirdly, these arrangements worked in such a way that Brussels was chosen as the headquarter of the European Union. इतना सुंदर वर्क किया इन अरेंजमेंट्स ने कि ब्रसेल्स को यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर चूज किया गया। तो ऑब्वियसली ये सारे आउटकम्स बहुत ग्रेट हैं। Okay, let us come to a comparison between the power sharing arrangements of Belgium and Sri Lanka. In Belgium, we can see that there is respect for the feelings and interest of different communities, whereas in Sri Lanka, there is negligence towards the feelings and interest of Tamil speakers. In Belgium, the constitution was amended 4 times to have accommodative measures, whereas in Sri Lanka, there was a new constitution adopted but to promote Buddhism, thus disregarding all other religions. Thirdly, there was equal representation of Dutch and French speakers in the governments of the center as well as Brussels. But in Sri Lanka, there was the dominance of the Sinhala speakers on the government. In Belgium, community governments जो थे वो अपने अपने community के cultural, educational और language related issues को handle करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यूनिक अरेंजमेंट है। लेकिन श्रीलंका में ऐसे कोई अरेंजमेंट नहीं है जो डिफरेंट कम्युनिटीज के कल्चरल, एजुकेशनल या लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करे। और लास्टली, बेल्जियम में पावर डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच शेयर होते हुए दिखाई देता है, जबकि श्रीलंका में बुद्धिस्ट, सिंहाला स्पीकर्स के हाथों पावर कंसंट्रेट होते हुए दिखाई देता है। Students, I hope that you have understood the power sharing arrangements of Belgium and Sri Lanka and how they dealt with their diversities. In my next discussion, I will take up reasons for power sharing and types of power sharing. Till then, keep studying,
Keep revising. Thank you very much.